अप्रैल 2026 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि बैसाख शुक्ल सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। वीडियो को आप लाइक और शेयर करने में बहुत ही कंजूसी दिखाते हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले आप देखिए बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ा ये चौंका देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावे की चांदी में बड़े पैमाने पर मिलावट का खुलासा हुआ है। जांच में ये पता चला दोस्तों कि इन वस्तुओं में केवल 5 से 6% ही शुद्ध चांदी है और बाकी जो हिस्सा है वो कैडमियम जैसी खतरनाक धातुओं का है। यानी चढ़ावे में दी जा रही चांदी की शुद्धता को लेकर हुई जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मंदिर में चढ़ाई जा रही चांदी की वस्तुओं में भारी मिलावट पाई गई है। जांच में ये बातें सामने आई कि इन वस्तुओं में असली चांदी की मात्रा केवल 5 से 6% तक की है, जबकि बाकी हिस्सा सस्ती और खतरनाक धातुओं से बना हुआ है। इसमें कैडमियम और लोहा मिलाया गया है जो देखने में चांदी जैसा ही लगता है और आम श्रद्धालु इसे पहचान नहीं पाते हैं। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि अभी हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने चढ़ावे में मिली हुई लगभग 20 टन धातु को शुद्धिकरण और मूल्यांकन के लिए दिल्ली के एक सरकारी टकसाल में भेजा था। शुरुआत में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई इससे 500 से 550 करोड़ रुपए मूल्य की चांदी प्राप्त होगी, लेकिन जांच के बाद यह आंकड़ा घटकर करीब 30 करोड़ रुपए रह गया और ऐसे में मिलावट की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक सैंपल बैच में 70 किलो सामग्री की जांच की गई, जिसमें से केवल 3 किलो ही असली चांदी निकली। बाकी धातुओं को अलग करने में महीनों का समय लगा। कैडमियम की मौजूदगी के कारण इसे पिघलाने में भी जोखिम था, क्योंकि इसके धुएं से स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है। कैडमियम एक अत्यंत जहरीली धातु है और इसे गर्म करने पर निकलने वाले धुएं को सांस के जरिए लेने से फेफड़ों और किडनी पर भी बुरा असर पड़ सकता है और लंबे समय में कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। और यही वजह कि उपभोक्ता उत्पादों में इसके इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन श्रद्धालुओं के साथ ये किस तरह से धोखाधड़ी हो रही है आपने देखा। ये मामला न केवल एक बड़े आर्थिक घोटाले की ओर इशारा करता है, बल्कि धार्मिक स्थलों पर हो रही अनियमितताओं को भी उजागर कर रहा है। अब जरूरी बात तो यह है दोस्तों कि इस मामले को लेकर सख्त जांच की जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि जो श्रद्धालुओं का विश्वास है वो दोबारा कायम हो सके। चलिए दूसरा बड़ा अपडेट आप देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा इंतजाम बेहद कड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान का दिन है। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। इधर तमिलनाडु में भी 234 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होने जा रही है। तमिलनाडु की 234 सीटों पर 4023 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 23 अप्रैल को आज सभी 234 सीटों पर एक ही फेज में वोटिंग होगी। गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 मापी गई। दरअसल गुजरात के आणंद में बुधवार शाम 4:35 के लगभग भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई है और इसका केंद्र आणंद से 36 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित था। बुधवार को भूकंप के झटके महसूस हुए। साथ ही आप देखिए झारखंड के बैरागोड़ा में दूसरे विश्व युद्ध के समय का बम मिला। 227 किलोग्राम इस बम का वजन था और इसे डिफ्यूज किया गया। डिफ्यूज करते समय धुएं का गुबार उठा, लोगों ने राहत की सांस ली, सेना को धन्यवाद भी दिया। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में कथित तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय के एक बम को बरामद किया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। 227 किलो का यह वजनदार बम फिलहाल सेना की तरफ से इसे डिफ्यूज कर दिया गया है। इधर गर्मी के इस मौसम में आंखों के संक्रमण, खुजली और लालिमा जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। गर्मी में आंखों के संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, पारंपरिक खेल खेलने को कहें, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा का समय पर विशेषज्ञों से इलाज कराएं। गर्मी में सर्वाधिक आंख में इन्फेक्शन की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। अच्छे एंटीबायोटिक साबुन से दिन में 2-3 बार मुंह को धोएं। साथ ही आप देखिए अलर्ट करने वाली ये बड़ी खबर है। दिल्ली में डायबिटीज के मरीजों और अस्पतालों को चेतावनी, नकली माउंजारो इंजेक्शन के खतरे पर एडवाइजरी जारी की गई है। दरअसल गुरुग्राम में एक नकली माउंजारो इंजेक्शन सिंडिकेट के भंडाफोड़ हो जाने के बाद दिल्ली में यह हड़कंप मच गया है। दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने मरीजों और अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी कर निगरानी बढ़ा दी है, क्योंकि इन इंजेक्शनों की आपूर्ति दिल्ली से जुड़ी हो सकती है। दिल्ली में नकली माउंजारो इंजेक्शन का बड़ा खतरा, कम दाम पर इंजेक्शन खरीदने से बचें और जीएसटी बिल लें। अभी हाल ही में गुरुग्राम में नकली माउंजारो इंजेक्शन के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। लोगों की जान से जुड़ा हुआ यह मामला है। माउंजारो इंजेक्शन जो है ना, इसका मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। साथ ही सोनीपत में 2 करोड़ का नकली हार्पिक कारखाना पकड़ा गया। फ्लिपकार्ट पर आरोपी बेच रहा था। मुरथल थाना क्षेत्र में नकली हार्पिक टॉयलेट क्लीनर बनाने वाली इस इकाई का भंडाफोड़ हुआ है, जहां से लगभग 2 करोड़ रुपए का तैयार माल और सामग्री को बरामद किया गया। तो किस तरह से आजकल डुप्लीकेसी को लेकर आप लगातार खबरें देख रहे हैं। दिल्ली के 75 लाख वाहन चालकों के लिए नया नियम आ गया है। बिना पीयूसी के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी नहीं मिलेगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिना वैध पीयूसी यानी पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है, अगर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे वाहनों को ईंधन न देने का
आदेश सख्ती से लागू करने को कहा है। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कड़ा कदम उठाया गया है। नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू हुआ। दिल्ली में लगभग 75 लाख वाहन है और इसमें से लगभग 25 लाख के पास वैध पीयूसी नहीं है। और इधर सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है और ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, जिससे मूल वेतन के 58% से बढ़कर ये 60% हो जाएगा और एरियर भी मिलेगा। लेकिन ताजा अपडेट दोस्तों ये आया कि वित्त मंत्रालय ने बुधवार 22 अप्रैल को इसको लेकर आधिकारिक लेटर भी जारी कर दिया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और ऐसे में अब केंद्रीय कर्मचारियों का AI ने अश्वगंधा के इस्तेमाल को लेकर ये सख्त एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में कहा गया कि भाई इसमें सप्लीमेंट में केवल इसकी जड़ों के इस्तेमाल की अनुमति है और पत्तों पर प्रतिबंध लगाया गया है। डॉक्टरों ने भी ओवरडोज और गलत सेवन के गंभीर नुकसान बताए हैं। गर्भवती महिलाओं और लीवर रोगियों को अश्वगंधा से बचना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक अश्वगंधा की जड़ ही सबसे सुरक्षित और औषधीय गुणों से भरपूर होती है। वहीं इसके पत्तों और तनों में एल्कलाइड नामक तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इन पत्तों का लगातार सेवन पेट और आंतों में गंभीर जलन की वजह बन सकता है और ये लीवर के लिए बहुत ज्यादा जहरीला यानी टॉक्सिक साबित हो सकता है और साथ ही ओवरडोज भी खतरनाक है। और इधर देखिए आप भारत से नेपाल जाने वालों के लिए भी नए नियम। बॉर्डर पर टैक्स देना पड़ेगा। भारत नेपाल सीमा पर भारतीय यात्रियों के लिए नए और सख्त नियम लागू किए गए, जिसमें गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और खरीदारी पर कस्टम ड्यूटी शामिल है। भारतीय वाहनों के लिए नेपाल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। नेपाल में प्रवेश पर अब दैनिक शुल्क लगेगा। 100 नेपाली रुपए से अधिक की खरीदारी पर कस्टम ड्यूटी भी लगेगी। यानी दोस्तों भारत नेपाल बॉर्डर पर हालात बदल रहे हैं। ये बदलाव भारतीय लोगों के पक्ष में नहीं है। नेपाल के अधिकारियों ने इस तरह के कुछ सख्त नियम लागू किए हैं जिनका सीधा सीधा असर भारतीय यात्रियों पर पड़ सकता है। बिहार से बड़ी खबर आप देखिए, सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। बाबा विश्वनाथ की तर्ज पर हरिहरनाथ मंदिर बनेगा। 1500 महिला पुलिस कर्मचारियों को स्कूटी देगी सरकार। बिहार में नई सरकार बनने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट बैठक हुई और इसमें 1500 महिला पुलिस कर्मचारियों को स्कूटी और 3200 पुलिस कर्मचारियों को मोटरसाइकिल देने का फैसला लिया गया। 680 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर निर्माण को लेकर भी अपडेट आया। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन का बिल आएगा। विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया। कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाएगी बीजेपी। दरअसल हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 27 अप्रैल को होने वाला है। ये फैसला गुरुग्राम में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस सत्र में हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 भी लाया जाएगा और इसके तहत 5 साल सर्विस पूरी करने वाले कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा। इसके अलावा देखिए आप, हरियाणा सरकार ने फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे श्रमिकों के लिए नई पुनर्वास नीति अधिसूचित की है। फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे श्रमिकों को 5 लाख रुपए की सहायता, ये एकमुश्त सहायता मिलेगी। मासिक पेंशन और बच्चों की शिक्षा और बेटियों की शादी के लिए भी आर्थिक मदद दी जाएगी। हरियाणा को लेकर अपडेट है। इधर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, सतना में एक पागल कुत्ते का तांडव, एक के बाद एक 40 लोगों को काट दिया। अस्पताल में चीख पुकार मच गई। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी और एंटी रेबीज टीके लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई। एक पागल कुत्ते ने 40 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लिया। और स्कूल फीस किस तरह से आजकल प्राइवेट स्कूलों में ली जा रही है, इसको लेकर आप देखिए। आज के दौर में दोस्तों बच्चों की पढ़ाई जितनी कठिन हुई है ना, उससे कहीं ज्यादा कठिन अभिभावकों के लिए स्कूल की फीस भरना भी अनिवार्य हो गया, आज जरूरी हो गया है। और अभी हाल ही में स्कूलों में एडमिशन भी हो रहे हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की हम जानकारियां देख ही रहे हैं। अभी हाल ही में एक स्कूल की फीस की रसीद वायरल हुई है, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई नर्सरी क्लास के बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी। साक्षी नाम की एक एक्स यूजर ने भारी भरकम स्कूल फीस का खुलासा किया और उन्होंने तंज कसते हुए कैप्शन में लिखा कि भाई ट्विंकल ट्विंकल सिखाने के लिए 2.25 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ये फीस किसी प्रोफेशनल डिग्री या हाई स्कूल की नहीं है, बल्कि एक सीनियर केजी के बच्चे की है। तो आजकल किस तरह से प्राइवेट स्कूलों में फीस का तांडव देखने को मिल रहा है। अब ये तो केवल फीस हुई, इसके अलावा भी और अलग अलग खर्चे आपको बताइए। इधर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी फट गई। घर में रखा फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत लाखों रुपए का सामान जल गया। परिजनों ने बाहर निकलकर जान बचाई। तो आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटियों की बैटरी वगैरह को लेकर, वाहनों को लेकर किस तरह से अलर्ट हम लगातार आपको दिखाते हैं। बिना चार्जिंग के ये खड़ी स्कूटी की बैटरी में ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद घर में भीषण आग लग गई, जिसमें फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन समेत लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। वो तो ठीक है कि किसी की जान नहीं गई, वरना बड़ा हादसा और हो जाता। और इधर उत्तर प्रदेश से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ड्रमडगंज घाटी के बड़का मोड़ पर बुधवार रात को एक ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से 2 कारें और ट्रेलर आपस में टकरा गए। इस हादसे में बोलेरो में आग लग गई और दुर्घटना में 11 लोगों की जान जाने की खबर है। बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा। बुधवार की रात 8 बजे के लगभग की यह घटना बताई जा रही है। बोलेरो में आग लग गई और बोलेरो में जो सवार यात्री थे उनको बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। बोलेरो पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। बताया जा रहा कि भाई बोलेरो में 2 महिलाएं सवार थी, 2 बच्चे थे, 5 पुरुष थे। सभी की जानें चली गई है। और इधर आपको बता दें कुछ युद्ध से जुड़े अपडेट।
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। बातचीत पर तो फिलहाल ब्रेक है, लेकिन जंग के दूसरे राउंड की तैयारियां भी जोरों से चल रही है, ऐसे खबरें आ रही हैं। दरअसल ईरान ने बातचीत के लिए अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। मतलब दोस्तों, ईरान ने साफ साफ शब्दों में ये वार्निंग, चेतावनी दे दी है कि जब तक अमेरिका नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है। ईरान इस महायुद्ध के राउंड 2 के लिए तैयार है और इधर डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि भाई बातचीत के लिए अगर नहीं आया ईरान तो फिर बमबारी की जाएगी। ईरान ने चेतावनी दी है कि खाड़ी देशों में रह रहे विदेशी नागरिक जल्द ही वहां से निकल जाएं। यूएई, सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत को जल्द छोड़ दें। फारस की खाड़ी में मौजूद जहाजों के नाविक भी चले जाएं और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास का इलाका खाली कर दें। ईरान ने धमकी दी है कि होर्मुज के पास मौजूद जहाज पहले टारगेट होंगे, क्योंकि अब बातचीत का समय खत्म हो रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, ईरान ने 48 घंटे बाद इजरायल और अमेरिका से एक बदला भी ले लिया। 2 दिन पहले अमेरिका ने ईरान के एक जहाज पर हमला किया था, लेकिन अब ईरान ने यह दावा किया कि उसने इजरायल से जुड़े 2 जहाजों को अपने कंट्रोल में लिया है। और इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता को लेकर एक खुशखबरी साझा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि शुक्रवार तक बातचीत का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। वहीं पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक अगले 36 से 72 घंटों में वार्ता संभव है। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। इधर बड़ी खबर देखिए आप, होर्मुज से भारत आ रहे जहाज को ईरान ने रोक दिया। इस्लामिक गार्ड ने कब्जे में लिया। राजस्थान के मर्चेंट नेवी ऑफिसर फंसे। ताजा अपडेट के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने होर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहे एक जहाज को रोककर कब्जे में ले लिया है। ईरान ने आरोप लगाया कि जहाज बिना इजाजत होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इधर जर्मन एयरलाइन लुफ्तांसा ने 20,000 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। ईरान जंग से ईंधन महंगा हो चुका है। यूरोप में सिर्फ 6 हफ्ते का जेट फ्यूल बाकी है। जर्मनी की इस एयरलाइन कंपनी ने 20,000 फ्लाइट्स रद्द करने का फैसला लिया। साथ ही आप देखिए 103 नरेंद्र मोदी महिला सम्मेलन में 50,000 माताओं और बहनों को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री और धार्मिक भेदभाव से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। जज साहब ने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए, 2 संप्रदायों में बंटना नहीं चाहिए। वे हमारे मंदिर नहीं आ सकते, हम उनके मंदिर में नहीं जा सकते, ये सोच सही नहीं है। इधर सरकार ने एविएशन फ्यूल में एथेनॉल मिलाने की मंजूरी दे दी है। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। यानी भारत सरकार ने एविएशन सेक्टर में प्रदूषण कम करने और महंगे कच्चे तेल के आयात को घटाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। साथ ही आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच में ममता बनर्जी का दखल लोकतंत्र को खतरा, कोई सीएम ऐसा करेगा सोचा नहीं था। आईपैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच के बीच सीएम ममता बनर्जी के दखल को गलत ठहराया है और कहा कि किसी भी राज्य का सीएम ऐसा करता तो ये लोकतंत्र को खतरे में डालना है। आईपीएल से जुड़ा अपडेट आप देखिए। आईपीएल 2026 में राजस्थान की 5वीं जीत हो गई है। लखनऊ को 40 रन से हराया। लखनऊ की टीम 18 ओवर में 119 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। साथ ही आप देखिए राहुल गांधी ने ओबीसी नेताओं से एकजुट होकर अपनी बात रखने का आह्वान किया है, जिसमें पार्टी ओबीसी के मुद्दों को मजबूती से उठा सके। कांग्रेस जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे का समर्थन कर रही है। इन सब मुद्दों को अब पार्टी जनता तक पहुंचाएगी। राहुल गांधी ने ओबीसी नेताओं के साथ बैठक की। इधर बड़ी खबर किसान भाइयों से जुड़ा हुआ अपडेट आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग को लेकर एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। सरकार 1966 के पुराने शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर को हटाकर एक नया और आधुनिक कानून लाने की तैयारी में है। इस नए ड्राफ्ट में चीनी उत्पादन के साथ साथ एथेनॉल उत्पादन, डिजिटल रिपोर्टिंग और फैक्ट्री की मंजूरी से जुड़े नियम भी शामिल किए गए और इस पर 20 मई तक जनता से सुझाव मांगे गए। अब इसमें होगा क्या दोस्तों कि नए नियमों में पुराने कानूनों की कुछ मुख्य बातें बरकरार रखी गई है, जैसे गन्ने का उचित मूल्य मिलेगा, गन्ना आपूर्ति की व्यवस्थाएं, 14 दिन के भीतर किसानों को भुगतान और देरी होने पर 15% सालाना ब्याज। सबसे बड़ा बदलाव एथेनॉल को लेकर किया गया है। अब चीनी फैक्ट्रियों की परिभाषा में एथेनॉल उत्पादन को भी शामिल किया जाएगा। तो ये अपडेट है। भीम यूपीआई में बड़ा अपडेट आया है। अब ऐप में ही आप चेक कर सकते हैं सिबिल स्कोर। इस नए फीचर से डिजिटल पेमेंट के साथ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी आसान हो जाएगी। इधर आप देखिए आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट के ड्रेस कोड को लेकर विवाद बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग 4 दिनों से कई शहरों के लेंसकार्ट स्टोर में जाकर कर्मचारियों को तिलक लगा रहे हैं और कलावा बांध रहे हैं। इधर आप बड़ी खबर देखिए। पीएम मोदी को आतंकी कहने पर खड़गे को ईसी का नोटिस जारी हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान पर सफाई भी दी थी। वहीं अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी के साथ रहकर भाषा बिगड़ गई। चुनाव आयोग ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल बीजेपी ने पीएम मोदी को आतंकी कहने के मामले में चुनाव आयोग से खड़गे की शिकायत की थी। दरअसल हुआ क्या था कि दोस्तों मंगलवार को चेन्नई में चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकी कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि भाई पीएम मोदी लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वो आतंकवादी है। मेरा मतलब है कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग का इस्तीफा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी से संबंधों पर विवाद हो गया है।
1 महीने में 2 मंत्री सरकार से बाहर हो चुके हैं। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और कारोबारी दीपक भट्ट से संबंध के आरोप लगे हैं। इसके अलावा उन पर निवेश और वित्तीय लेन देन को लेकर भी सवाल उठे हैं। वैसे आपको बताएं, ये नेपाल की नई सरकार में 1 महीने के भीतर दूसरा मामला है जब किसी मंत्री को पद छोड़ना पड़ा। इससे पहले 9 अप्रैल को श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्री दीपक कुमार शाह को भी अनुशासनहीनता के आरोप में हटाया गया था। नेपाल में पीएम बालेन शाह के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। टैक्स बढ़ाने और छात्र संघ पर बैन से नाराजगी दिख रही है। नेपाल में नई सरकार बनने के कुछ ही हफ्तों के भीतर अब उसके खिलाफ भी विरोध तेज हो गया है। काठमांडू समेत कई शहरों में छात्र, राजनीतिक दल और आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के कुछ फैसलों और विवादों ने मिलकर इस असंतोष को बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो आपको पता ही है, भारत से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी का भी है। नेपाल सरकार ने 100 रुपए से ज्यादा कीमत वाले सामान पर वहाँ अनिवार्य शुल्क लगा दिया और भी छात्रों से जुड़े विवाद भी हो रहे हैं। इधर ब्रिटेन से बड़ी खबर आ रही है। 2008 के बाद जन्मे लोग तंबाकू नहीं खरीद पाएंगे। जनरेशन बैन कानून दोनों सदनों में पास हो गया है और 1 जनवरी 2027 से लागू हो जाएगा। ब्रिटेन ने धूम्रपान को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। यानी ब्रिटेन में अब वहाँ पर नई पीढ़ी के लोगों के लिए सिगरेट खरीदना हमेशा के लिए बंद करने की तैयारियां हो गई हैं। और अब 2008 के बाद पैदा हुए लोग जिंदगी भर तंबाकू से जुड़ी चीजें नहीं खरीद पाएंगे। संसद से वहाँ पर ये बिल पास हो चुका है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, प्रयागराज महाकुंभ से सुर्खियों में आई वायरल गर्ल फिर से चर्चा में है। उसके पति फरमान खान ने ये दावा किया कि वही पत्नी प्रेग्नेंट है, वह यात्रा नहीं कर सकती और पुलिस के सामने पेश नहीं हो सकती। कुंभ की नाबालिग वायरल गर्ल प्रेग्नेंट बताई जा रही है। 4 धाम यात्रा में सेहत पर सरकार, भारत में रहने वाली नेपाली बहुओं को मिल सकती है नागरिकता। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भारतीय पति से विवाहित नेपाली महिलाएं 7 साल निवास पर नागरिकता ले सकती हैं। केदारनाथ धाम में भक्तों के लिए नई व्यवस्था लागू। अब गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन होंगे। गर्भगृह के बाहर सभा मंडप से दर्शन होंगे। मोबाइल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर 70 मीटर तक प्रतिबंध। सुगम दर्शन के लिए टोकन और लॉकर व्यवस्थाएं भी लागू है। इधर राजस्थान से अपडेट में देखिए, जयपुर में 8वीं क्लास तक का टाइम बदल गया है। गर्मी को देखते हुए जयपुर में 8वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल का टाइम 27 अप्रैल से जो टाइम है वो सुबह 7:30 से 12 बजे तक रहेगा। राजस्थान ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 7 अलग अलग कंपनियों की दवाइयां जांच में अमानक मानी है। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने वाली सिरप, खांसी का सिरप, गठिया रोग आदि में उपयोग आने वाली दवाइयां शामिल हैं। राजस्थान के अजमेर, ब्यावर में रिको ने 11 नए रिको एरिया बनाए हैं और यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए प्लॉट का सीधा आवंटन किया जाएगा। नई पॉलिसी के तहत 33 साल की लीज पर 40% डिस्काउंट दिया जाएगा। इधर बड़ी खबर आ रही है, लोन पर लेकर 1500 ट्रैक्टर बेचे। तस्करी सिंडिकेट का सरगना गिरफ्तार हो गया है। चोरी की रिपोर्ट कराकर एक क्लेम ले लेते थे। 12 साल से इनामी बदमाश फरार चल रहा था। सीआईडी यानी क्राइम ब्रांच ने 12 साल से फरार एक 50,000 रुपए के इनामी अपराधी को अरेस्ट किया है। अंतरराज्यीय वाहन तस्करी गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। दरअसल ये गिरोह करता क्या था कि ट्रैक्टरों को लोन पर खरीदता था और इसके बाद फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके उन्हें अलग अलग राज्यों में बेच दिया जाता था। इस गिरोह ने करीब 1500 से 2000 ट्रैक्टरों की अवैध बिक्री की है। हर गाड़ी पर लगभग 2 लाख रुपए का मुनाफा कमा लेते थे। गिरोह के नेटवर्क में वाहन मालिक भी शामिल रहते थे जो ट्रैक्टर बेचने के बाद चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर फाइनेंस कंपनियों से एक क्लेम ले लेते थे। इधर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आप देखिए, सीएम केयर योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब कैंसर, हार्ट के गरीब मरीजों का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में फ्री इलाज होगा। मध्य प्रदेश में भी मोहन सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सीएम केयर योजना को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम भी बनेंगे। सस्ती दरों पर रुकने और खाने पीने की व्यवस्थाएं होगी। साथ ही मध्य प्रदेश के गाँव में जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। नई व्यवस्था लागू हो गई है। मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया। सागर में नर्सरी से कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। गुरुवार से 30 अप्रैल तक छुट्टी रहेगी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर पुलिस की ट्रेनिंग शुरू हुई है। मास्टर ट्रेनर तैयार होंगे। टेक्नोलॉजी पर जोर रहेगा। इधर बड़ी खबर देखिए, देश भर में इंदौर पहले स्थान पर आया है। पीएम स्वनिधि योजना 2.0 में इतिहास रचा। इधर मध्य प्रदेश के छतरपुर से बड़ी खबर आ रही है। बिना परमिशन ट्यूबवेल खोदा तो फिर कार्रवाई होगी। छतरपुर 15 जुलाई तक जल अभावग्रस्त घोषित। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में जिंदा पेंगोलिन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 50 करोड़ रुपए रेट बता रहे थे। सौदेबाजी के दौरान ये फंस गए। रायपुर में जिंदा पेंगोलिन के साथ 2 तस्करों को अरेस्ट किया गया। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पारिवारिक दायित्व पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई उपहार या विरासत की संपत्ति नहीं है और बहू को कहा कि वे अपनी सास का ख्याल रखें, वरना फिर ये नौकरी जा सकती है। पति की जगह पर महिला को नियुक्ति मिली थी। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री में कोचिंग 4 मई से शुरू हो जाएगी। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मलिन बस्ती पुनर्विकास योजना के तहत झुग्गी वासियों को उसी स्थान पर फ्लैट
देने का फैसला लिया है। साथ ही कुछ समुदायों को ग्रामीण आवास योजना में प्राथमिकता देने की घोषणा भी की। लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना हुआ हज यात्रियों का पहला जत्था 222 पुरुष और 205 महिलाओं ने उड़ान भरी है। यूपी होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षाएं 25 से 27 अप्रैल तक होने वाली है। एडमिशन कार्ड 22, 23 और 24 अप्रैल को जारी होंगे। उम्मीदवार अपनी परीक्षा तिथि के अनुसार ही एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यूपी में रोडवेज कर्मचारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि कोई एरियर नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 55% डीए मिलेगा। साथ ही यूपी बीज निगम कर्मचारियों को भी 7वां वेतनमान मिलेगा। योगी सरकार ने फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में पारा 44 डिग्री के पार, सड़कों पर पानी तक डाला जा रहा है। इधर बड़ी खबर आप देखिए बिहार से आ रही है। पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भाई दांगी और कुशवाहा दो अलग अलग जातियां हैं, जिनमें दांगी अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और कुशवाहा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आते हैं। ईबीसी आरक्षित सीट पर ओबीसी चुनाव नहीं लड़ सकता। बिहार में आप देखिए अब 24 घंटे में मिल जाएगा मृत्यु प्रमाण पत्र। बिहार सरकार ने सख्त निर्देश पंचायतों के लिए जारी किए हैं। इधर बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ में 31 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट दी जा रही है। चंडीगढ़ के बच्चों को भारी बैग के बोझ से भी राहत मिलेगी। प्रशासन ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है। स्कूल बैग पॉलिसी भी लागू होगी। 15 दिनों में रिपोर्ट भी मांगी गई है। इधर बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में 24 अप्रैल रात 8 बजे सिविल डिफेंस अभ्यास होगा। सायरन बजेगा और चिन्हित क्षेत्रों में अंधेरा किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से घबराने के बजाय सहयोग और अफवाहों से बचने की अपील की है। आपात स्थिति और हवाई हमले की तैयारियों का आकलन किया जाएगा। इधर हिमाचल सरकार ने फिर से फैसला पलट दिया है। अब सरकारी भवनों में बुकिंग के 1200 रुपए देने पड़ेंगे। जीआईडी ने पहले बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिए थे। उत्तराखंड मंडी बोर्ड की 41वीं बैठक में भी कई बड़े फैसले लिए गए। 300 आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ेगा। महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव भी। साथ ही 10 साल पुराने कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। उत्तराखंड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड की 41वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 25 अप्रैल को जारी होंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम उत्तराखंड में 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। और इस बार लाखों विद्यार्थी अपनी मार्कशीट सीधे डिजी लॉकर पर भी देख सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे। सशस्त्र सीमा बल ने कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और ड्राइवर के 827 पदों पर आवेदन की समय सीमा को 4 मई तक बढ़ा दिया है। 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। सोने चांदी के भाव अपडेट में आप देखिए 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 239 रुपए गिरकर 1,52,116 रुपए पर आ गया। 1 किलो चांदी 1,831 रुपए गिरकर 2,48,682 रुपए पर आ गई है। टेक महिंद्रा का मुनाफा 16% बढ़कर 1354 करोड़ रुपए। HCL के शेयर 10% गिरकर 1 साल के निचले स्तर पर आ गए। 11 साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। वैसे शेयर मार्केट का अपडेट आपको बताएं, सेंसेक्स 757 अंकों की गिरावट के साथ 78,516 पर बंद हुआ। निफ्टी में 199 अंकों की गिरावट रही और ये 24,378 पर बंद हुआ। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 23 अप्रैल गुरुवार को मेष राशि वालों को पुरानी परेशानियों से राहत मिल सकती है, लेकिन निवेश टालना बेहतर रहेगा। वृष राशि वालों के रुके हुए कामों में गति आएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि लेन देन में सावधानी रखना जरूरी है। मिथुन राशि वालों को उधार दिया हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है और ऑफिशियली यात्रा प्रमोशन में मददगार रह सकती है। तुला राशि वालों के फाइनेंस से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं और नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। नौकरी के सिलसिले में यात्रा के योग भी बन रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए एक्स्ट्रा इनकम के अच्छे संकेत बन रहे हैं। नया काम शुरू करने का मौका भी मिल सकता है। मकर राशि वालों को रुकी हुई पेमेंट मिलने, नेतृत्व दिखाने और अधिकारियों के सहयोग से फायदा मिल सकता है। और जो बाकी बची हुई राशियां हैं उनके लिए आज मिला जुला दिन रहेगा। तो आज के मुख्य समाचार के अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस वीडियो को आपने यहाँ तक ध्यान से देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, हमें आशीर्वाद देते रहिए ताकि हमारा ये सफर लंबा चलता रहे। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।